आलोक एकेडमी चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक है सिविल सेवा की तैयारी के लिए कितनी किताबें पढ़ी जाए, क्योंकि ये भी एक ऐसा प्रश्न है जिसका जब मैंने सिविल सेवा की तैयारी की थी मैं इस समस्या से ग्रसित था। ये जानने की बहुत हमारे अंदर, हम सब जब विद्यार्थी होते हैं, जब हम सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर रहे होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि कितनी किताबें पढ़ी जाए आखिरकार। जैसे हम लोग इंटर में होते हैं, पता चलता है भाई फिजिक्स की एक, केमिस्ट्री की एक, जियोलॉजी बॉटनी की एक, या मैथ्स की एक, 2-3 किताबें हमने ली, उनको पढ़ा, उससे हमारे एग्ज़ाम में आ गया और हम इतने मार्क्स लेकर के आ गए। फिर हम लोग बीए में गए, बीए में कुछ निर्धारित किताबें पढ़ी। कानपुर यूनिवर्सिटी में तो CLP और ग्रंथम पढ़ के हम पास होते हैं। बहुत बुरी स्थिति है कानपुर जैसे शहरों की, जहाँ पर हम लोग केवल CLP पढ़ के पास होते हैं, क्योंकि जब हम सिविल सेवा की तैयारी में आते हैं तब वो जो CLP या ग्रंथम या इस तरह की जो भी हर यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग गाइड बुक चलती हैं, उनसे जो नुकसान होता है वो सिविल सेवा में आके समझ में आता है। लेकिन फिर भी हमें ये अंदाज़ा रहता है, जब हम हाई स्कूल में होते हैं, इंटर में होते हैं, BA कर रहे होते हैं, MA कर रहे होते हैं, PhD कर रहे होते हैं, देन उसमें भी हमें अंदाज़ा होता है कहीं न कहीं पर कि हमें कितनी किताबों से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। PhD को अगर छोड़ दें अपवाद स्वरूप तो लगभग हमें सब जगह पर जानकारी होती है कि हमें कितनी किताबों को पढ़ना है। लेकिन जब हम सिविल की तैयारी के लिए आते हैं, यानी UPPSC, UPSC या RAS, BPPSC या इस तरह के जो झारखंड PCS, छत्तीसगढ़ PCS या किसी भी स्टेट PSC की बात करें, यानी UPSC एंड PSCs, इनकी हम जब बात करते हैं, क्योंकि तैयारी का पैटर्न एक ही जैसा होता है, कुछ चीज़ें अलग होती हैं। UPSC को ही UPPSC या अदर स्टेट फॉलो करते हैं, उनको नकल करने का प्रयास करते हैं। सबसे ओरिजिनल UPSC का एग्ज़ाम होता है, जिसे हम सामान्य भाषा में IAS का एग्ज़ाम कहते हैं। तो मैं उसी को बेस करता हूँ UPSC को, जिससे जब UPSC अगर आपके समझ में आ जाती है तो फिर अदर स्टेट्स के एग्ज़ाम आपके समझ में आसानी से आ जाएंगे, और UPSC समझ में आ जाती है तो फिर आपको CDS और NDA भी आसानी से समझ में आ जाएगा, और कुछ हद तक कुछ चीज़ें क्लैट की भी उसी से कवर हो जाती हैं, लॉ का पोर्शन को छोड़ करके। तो हम जब बात करेंगे, इस समय जब आपसे हम बात कर रहे हैं तो मैं UPSC की बात कर रहा हूँ। तो UPSC में हम कितनी किताबें पढ़ें, प्रश्न आता है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं बच्चों के, जो बच्चे आते हैं मेरे इंस्टीट्यूट में कि सर मुझे कितनी किताबें पढ़नी। अब इस प्रश्न का उत्तर मैं YouTube से जुड़े हुए मैं अपने विद्यार्थियों को भी देना चाहता हूं, जो मुझसे इंस्टीट्यूट में आके पढ़ रहे हैं। उनको तो मैं बताता ही हूं, उनको तो मैं डेली कुछ ना कुछ बताता हूं। क्लास में शुरुआत ही यहीं से करता हूं, मोटिवेशन से। 5 से 10 मिनट 15 मिनट तो मैं मोटिवेट ही करता हूं, बताता हूं द रियलिटी ऑफ योर एग्जाम। बट कभी कभी मेरे बच्चे बोर भी हो जाते हैं कि सर आएंगे अब 10 मिनट पहले टाइम वेस्ट करेंगे। दैट इज़ नॉट वेस्टेज ऑफ टाइम, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और मुझे लगा कि मेरे यूट्यूब के विद्यार्थियों को भी वो जानकारी होनी चाहिए। इसके पहले तक मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और करंट के वीडियोस बनाए थे, मुझे लगा कि वो चीज़ें बच्चों तक इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन मैंने जब इस कोरोना काल में फिर चिंतन किया तो मुझे लगा कि जो बच्चा तैयारी शुरू कर रहा है उसकी मानसिकता को लेकर के भी, या हम जब तैयारी शुरू करते हैं और गलत इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं तो उसको लेकर के भी उन भ्रांतियों को, उन कमियों को दूर करना है। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि अगर आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं और किसी गलत संस्थान में चले गए तो क्या करें। अगर आप इस पर एक वीडियो चाहते हैं कि मान लीजिए आपने तैयारी शुरू की और किसी गलत इंस्टीट्यूट में चले गए, जो आपको 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद एहसास हुआ कि इंस्टीट्यूट बेहतर नहीं है, आपके साथ तो चीटिंग हो गई है, 1.5-2 लाख 2.5 लाख 3 लाख जो भी आपकी फीस हुई वो आपकी बेकार गई, फिर क्या करें। इस पर भी एक वीडियो बनेगा, मैं ज़रूर बनाऊंगा अगर आपकी इच्छा होगी। फिलहाल आज जो हम बताने जा रहे हैं कि कितनी किताबें पढ़नी चाहिए। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि कितनी किताबें। सच ये है कि कभी कभी UPSC में बहुत कम पढ़ने के बाद भी लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, और कभी कभी बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद भी, बहुत ज़्यादा किताबों को पढ़ने के बाद भी सिलेक्शन नहीं आता है। तो इसलिए बच्चों पहली बात गौर से सुनिएगा कि UPSC को क्रैक करने के लिए कोई भी फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है कि ये किताबें हैं, इतनी किताबें आपने पढ़ लिया, आप एग्ज़ाम देने गए और आप एग्ज़ाम पास कर गए। क्यों नहीं है प्रश्न फिर ये आता है, क्योंकि देखिए जो ब्यूरोक्रेसी है, जैसे IIT का एग्ज़ाम है, CPMT का एग्ज़ाम है, वो एक अलग तरह की मेंटेलिटी के एग्ज़ाम है। उसमें आपको एक इंजीनियर बनना है, निश्चित सिलेबस आपको वो पढ़ना है। डॉक्टर बनना है, निश्चित सिलेबस उसमें से आपको वो पढ़ना है, तो भी लिमिटेड चीज़ें हैं। लेकिन जब आप UPSC के लिए तैयारी करते हैं तो UPSC का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग होता है। तो
यहाँ पर एग्ज़ाम आपकी पर्सनैलिटी का है, आपके व्यक्तित्व का है, जो नॉलेज के माध्यम से लिया जाएगा। जैसे आप आईएएस की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं और आईआईटी की तैयारी करते हैं, सीपीएमटी की तैयारी करते हैं या छोटे और किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो अंतर क्या है बच्चों? अंतर ये है कि आईएएस आपके पर्सनैलिटी का एग्ज़ाम है विद द हेल्प ऑफ नॉलेज, बट आईआईटी का एग्ज़ाम है कि आपको उतना ज्ञान है कि नहीं, आपकी पर्सनैलिटी से उसमें कोई लेना देना। ये अंतर है। इसीलिए ब्यूरोक्रेसी में एग्ज़ाम आपकी पर्सनैलिटी का होता है, आईआईटी में एग्ज़ाम, सीपीएमटी में एग्ज़ाम केवल आपके नॉलेज का होता है। पहले हमें ये बात समझनी है। अगर हमें ये बात समझ में आ गई कि एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे एसएससी की रिक्वायरमेंट अलग है, बीएड की रिक्वायरमेंट अलग है, सीटीईटी टीईटी की रिक्वायरमेंट अलग है, आईएएस की रिक्वायरमेंट पीसीएस की अलग है, पीसीएसजे की अलग है, आईआईटी की अलग है, सीपीएमटी की अलग है। तो जो ये यूपीएससी यूपीपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं, ये एग्ज़ाम आपकी नॉलेज के माध्यम से पर्सनालिटी को चेक किया जाता है। फिर से दोबारा बताऊंगा, आईआईटी या सीपीएमटी में सिर्फ आपके नॉलेज का टेस्ट होता है कि आपको फिजिक्स आनी चाहिए, आपको केमिस्ट्री आनी चाहिए, लेकिन सिविल में नहीं है। इसीलिए जब हम नॉलेज को गेन करना है, हमें अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करना है। तो आपकी स्कूलिंग क्या है, आपके पेरेंटिंग, आपके माता पिता ने आपके साथ क्या की है, इसका भी काफ़ी हद तक महत्व पड़ता है। तो कुछ लोग कह सकते हैं कि एक बिहार का, यूपी का, हमारे जैसे गांव के हम लोगों में से बहुत से लोग गांव से हैं, ठीक है, और वो सिलेक्टेड है। बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो पृष्ठभूमि है वो अगर कमज़ोर है, या आपने ग्रामीण पृष्ठभूमि में पढ़ा तो आपकी पृष्ठभूमि कमजोर ही है, या आपने शहरी पृष्ठभूमि में पढ़ा तो आपकी पृष्ठभूमि अच्छी ही है। ये बिल्कुल गलत है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो आपकी पेरेंटिंग हुई है, आपने देखा होगा ब्यूरोक्रेसी में अगर एनालाइज करते हैं कि एक गांव के मजदूर का बेटा भी बहुत देखोगे कि सिलेक्टेड मिलेगा आपको, किसान का बेटा। क्यों? क्योंकि उसके पिता ने उसकी पर्सनालिटी इनहेंस होने में कोई इंटरप्ट ही नहीं किया, उसने पर्सनालिटी उसकी नैसर्गिक रूप से डेवलप हुई। तो बिल्कुल अगर नैसर्गिक पर्सनालिटी आपकी डेवलप हुई है और वो फॉर्चुनेटली ब्यूरोक्रेसी की तरफ आपका रुझान है, तो मतलब है कि बचपन से आपको जो डेवलपमेंट है वो ब्यूरोक्रेसी की तरफ का है। लेकिन कभी कभी आप देखोगे जो हमारे देश में पेरेंटिंग नहीं जानते, कभी अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं ये वीडियो भी बनाऊंगा कि रियल पेरेंटिंग क्या होती है। गार्जियन सोचता है हमने पैसे दे दिए, हमने किताबें दे दी, हमने एक रूम में एसी लगा दी, बच्चे के लिए अच्छा रूम की व्यवस्था कर दी, दैट इज बेटर पेरेंटिंग, दैट इज बेस्ट पेरेंटिंग। नहीं, आपने तो सुविधा इकट्ठा करी है, तो ये पेरेंटिंग नहीं है। पेरेंटिंग दूसरी चीज़ है। बहुत सारे लोग हो सकता है मुझसे असहमत हो गार्जियन के रूप में, लेकिन मैं जब ये वीडियो बनाऊंगा और आप अगर दिल में हाथ रख करके सही तरीके से देखेंगे सर, तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं पेरेंटिंग ये नहीं होती है। पेरेंटिंग दूसरी चीज़ है, लेकिन आज उसका ये बिंदु नहीं है, इसलिए मैं इसमें आज डिस्कस नहीं करूँगा। ये बिंदु भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जैसे मैं या आप कोई भी व्यक्ति है, आप सिविल की तैयारी करते हैं, तो आपकी पेरेंटिंग, आपके माता पिता क्या है मतलब किस पोस्ट पे ऐसे नहीं है, उन्होंने कैसी पेरेंटिंग की है, आपके ऊपर बहुत दबाव डाला है, आपको बहुत प्रेशराइज किया है, आपके व्यक्तित्व का उस तरह से विकास नहीं होने दिया, आपके चिंतन को आगे उस तरफ से नहीं जाने दिया, दैट इज नॉट राइट पेरेंटिंग। उस समय फिर आपको बहुत ताकत लगानी होगी अपने व्यक्तित्व को बदलने में। इसीलिए डिपेंड करता है कि आपकी बचपन की पेरेंटिंग कैसी है, इस पर भी डिपेंड करता है ब्यूरोक्रेसी में बनने के लिए। और मान लीजिए पेरेंटिंग किसी वजह से दबाव युक्त है, बहुत वीक है, तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको अपनी जो पर्सनालिटी को पूरी ताकत के साथ बहुत कम समय में इन्हेंस करना होगा। ये समझना होगा। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा है, मैं अपने घर का उदाहरण लेता हूँ, मैं अपने बेटी की बात करता हूँ, ही इज ओनली 9 year old, बट पेरेंटिंग में क्या है, 9 साल तक मैंने उसे दबाव ही नहीं दिया पढ़ने के लिए। अभी भी सो रहे हैं, मैं जब वीडियो बना रहा हूँ 9 बजे है, अभी वो 4 जून से 9 साल के हो गए, स्लीपिंग, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ने के लिए थोड़ा समय से ही ना, जब जो वो कहता कि पापा मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, मैं कहता हूँ नहीं, तुम मैथ्स के 8 सवाल लगाओगे, क्यों, आधा घंटे में लगाओ या 2 घंटे में लगाओ, मुझे कोई फर्क। एक पेज, मुझे आपको एक पेज लिखना है हिंदी में, एक इंग्लिश में, कितने समय लगाओगे आप? 10 मिनट में बनाओ, लिखो एक पेज, या 2 घंटे में लिखो। दैट इज द क्वालिटी ऑफ स्टडी। तो स्टडी क्वालिटी फुल होनी चाहिए। ये बात भी मैं बच्चों से कहता हूँ, कभी इस पर भी एक चर्चा चलेगी। आज पहले मैं फोकस बुक पे ही रहता हूँ। तो बच्चों, बुक कितनी पढ़नी है, देखिए 2 तरीके समझिए। एक तो बुक वो पढ़नी है जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे प्री के लिए, मेंस के लिए। अब
प्री के लिए क्या अलग किताबें होती हैं, मेंस के लिए क्या अलग किताबें होती हैं। ज़्यादातर आप यूट्यूब में वीडियोस देखेंगे, मिल जाएंगे आपको, प्री के लिए ये पढ़िए, मेंस के लिए ये पढ़िए। गलत है। मेंस के लिए ही किताबें आपको पढ़नी है, दैट इज द ओरिजिनल टेक्स्ट बुक। जैसे मैंने पहले बताया था, एनसीईआरटीज पढ़नी है, यूनिवर्सिटीज़ में चलने वाली किताबें पढ़नी है। जैसे मैंने पिछली बार बताया था 2 किताबों के नाम, इस बार एक और बता देता हूँ। टेक्स्ट बुक के रूप में मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा एच.सी. वर्मा, हरिश्चंद्र वर्मा जी हैं मेडावल में, हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए जे.एल. मेहता जैसी किताबें हैं, या और भी बहुत सारी बुक्स हैं, या एंशिएंट हिस्ट्री के लिए के.सी. श्रीवास्तव आती है, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जे.एन. पांडे है, डी.डी. बसु है, और बहुत सारी किताबें हैं। ठीक है, बहुत सारी अच्छी किताबें हैं। सारे मिश्रा जी की किताब आई इंडियन, वो भी बहुत अच्छी। दैट्स नॉट पेड प्रमोशन, मैं अच्छी किताबों के आपको नाम बता रहा हूँ। तो वो किताबें लेना है, उनको पढ़ना है। तो अब समस्या आती है कितनी किताबें पढ़ना है। सबसे पहले जब आप तैयारी करेंगे, और क्या प्री के लिए अलग किताबें पढ़ना है, मेंस के लिए क्या अलग किताबें पढ़ना है। बच्चों, मुझे लगता है थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं बनाऊंगा आज, बहुत इंपॉर्टेंट है। भले मैं टाइम नहीं देखूंगा, वैसे मैं 15 मिनट से ज़्यादा नहीं करता हूँ, बट मैं आज कोशिश करता हूँ कि अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं समय थोड़ा सा ज़्यादा ले लूँगा आपका। तो समस्या क्या है कि कितनी किताबें पढ़ी जाए। क्या प्री के लिए अलग पढ़ा जाए, फैक्चुअल, जो फैक्ट्स में मार्केट में भरी हुई किताबें, फैक्ट्स की आप प्री में जाइए, प्री के लिए इतनी किताबें मिलेंगी। क्यों? बच्चा प्री की ही किताबें पढ़ता है। प्री ले आओ, पहले प्री निकालें, फिर जब प्री हो जाएगी तब मेंस देखेंगे। गलत है। प्री हो जाएगा तो मेंस क्या देखोगे आप? आपके पास 2 महीने बचे मेंस के लिए, 2.5 महीने बचे, मैक्सिमम 3 महीने बचे, 90 डेज मैक्सिमम। क्या करोगे 2.5-3 महीने में? मेंस का सिलेबस देखा है, उसको कैसे होगा, समस्या ये हमें समझना है। तो डरना नहीं है, प्लान्ड करना, एवरीथिंग इज प्लान। हमें क्या करना है, मेंस का सिलेबस, प्री का सिलेबस दोनों रखना है, और प्री के सिलेबस को मेंस ओरिएंटेड यानी कॉन्सेप्चुअल ओरिएंटेड पढ़ लेना है। जब आपने, क्योंकि प्री का सिलेबस बड़ा होता है, मेंस का सिलेक्टेड होता है उसकी तुलना में। सिलेबस प्री का ये है तो मेंस का सिलेबस ये है, लेकिन मेंस में ये जो अगर आपने पढ़ लिया प्री का सिलेबस मेंस ओरिएंटेड, ये प्री है, ये मेंस है सिलेबस, लेकिन प्री का सिलेबस आपने मेंस ओरिएंटेड पढ़ लिया तो आपका मेंस कवर हो गया। आपका मेंस इतना ही पढ़ना है, आपने इतना पढ़ लिया, इसमें प्री भी कवर है। यानी टेक्स्ट बुक ऐसे समझो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है तो प्री के लिए अलग कोई किताब पढ़ो ल्यूसेंट से ला करके, फिर मेंस के लिए अलग कोई किताब पढ़ो। आपको जरूरत ही क्या है, पहले मेंस के लिए पढ़ लो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्री उसमें कवर है। तो ये बात हमें समझना जरूरी है। तो यानी हमें टेक्स्ट बुक पढ़ना है, मेंस ओरिएंटेड अपने आप हो जाएगा जैसे आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे। क्योंकि एक प्रश्न मेरे दिमाग में ये था कि कल बच्चे ये कैसे जानेंगे किसी इंस्टीट्यूट में जा करके कि वो मेंस ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं या प्री ओरिएंटेड। क्योंकि एक मेरे विद्यार्थी है अरिमा तिवारी, उसने एक बार बताया कि वो जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रही थी तो अनुच्छेद लिखाए जा रहे थे उसके किसी एकेडमी में, एकेडमी का नाम लेना ठीक नहीं है, और उन्होंने कहा कि सर ये क्या है, तो उसने कहा कि सर बेटा यही मेंस है। तो फैक्ट लिखाने के बाद जब आप कहते हैं सर मेंस ओरिएंटेड पढ़ाइए, तो टीचर आपको वो जो पढ़ा रहा था वही कहता था सर ये बेटा यही मेंस ओरिएंटेड है। यहाँ पर भी ध्यान रखना है, मेंस ओरिएंटेड का मतलब है डिस्कशन, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में डिस्कशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं भारतीय संविधान की बात करूंगा तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार में कोई टीचर पढ़ाता आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर द लॉ, और 1-2 लाइन बता दिया, आर्टिकल 15 2 लाइनें पढ़ा दी, थोड़ा और बता दिया, दिस इज प्री ओरिएंटेड। तो फंडामेंटल राइट क्या है, उस पर डिस्कशन जो होगा, उसकी अप्रोच क्या है, प्रियम्बल से फंडामेंटल राइट, प्रियम्बल से डीपीएसपी कैसे जुड़ा है। जिन लोगों ने मेरे वीडियोस देखे हैं प्रस्तावना के और फंडामेंटल राइट के यूट्यूब में ही, क्योंकि मैं जो यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ मैं अपने इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाता, क्योंकि उसके आगे का पढ़ाने के लिए रह जाता है। जो बच्चे मेरे विद्यार्थी मेरे इंस्टीट्यूट पढ़ रहे हैं वो ये मेरा वीडियो क्यों देखें, उसके आगे का मुझे क्लास में पढ़ाना ही होगा, जिससे संतुलन बना रहे उन बच्चों के बीच में भी। तो गहराई पर हमें जाना होगा। तो आप समझिए उस बात को कि मेंस क्या है, प्री क्या है। तो मेंस पढ़ना है, प्री के, ये प्री का सिलेबस है, ये मेंस का सिलेबस है, कम होता है, सिलेक्टेड होता है। तो प्री के सिलेबस को मेंस ओरिएंटेड पढ़ना है। आपका प्री भी कवर है और ये प्री ये मेंस कवर हो गया प्री का मेंस खत्म। ये है प्री का मेंस। इसके लिए आपको एक एक किताबों से शुरुआत करनी है। जैसे मान लीजिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक टेक्स्ट बुक लीजिए, इंडियन इकोनॉमी की एक टेक्स्ट बुक। मैं अभी किताबों के ज़्यादा नाम नहीं बताऊंगा, जो भी आपको बेहतर लगे, जो आपके शहर में जो उपलब्ध हो। लेटेस्ट, एक से एक लेटेस्ट किताबें आती थी, क्यों पुरानी ही पढ़ते रहे, जो मैंने पढ़ी थी वही आप पढ़े। नए रिसर्च आ रहे हैं, हमेशा नए पर कोशिश करिए, बस उसका ब्रांड थोड़ा ठीक हो। आप देखिए उसका आपके सिलेबस से मैच करता है, 2-4 पेज पढ़िए, जाइए किताबें देखिए,
सॉफ्ट कॉपी पे बहुत ज़्यादा भरोसा मत करिए, ऑनलाइन पे बहुत ज़्यादा भरोसा करना ठीक नहीं है, आपको हार्ड कॉपी में जाना ही होगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप तय करें, मैं जो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो उन किताबों को लीजिए और पढ़िए। तो मान लीजिए एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हो गई, एक इंडियन इकोनॉमी की हो गई, 3-4 इंडियन हिस्ट्री की हो गई। इस तरह से आप देखेंगे तो 30 से 35 किताबें आपकी जो टेक्स्ट बुक होंगी उसमें आपका प्री और मेंस दोनों कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक किताब आपने पढ़ ली, उसका आपने कमांड कर ली, फिर आप एक उसी दूसरे राइटर की एक बेहतर किताब लाइए, फिर 2 किताबों से तैयार करिए। देखिए बच्चों, 10 किताबों को एक एक बार पढ़ने से अच्छा है, मैं हमेशा अपने इंस्टीट्यूट में कहता हूँ, एक किताब को 10 बार पढ़िए, उससे उसमें कमांड आए। तो बहुत ज़्यादा किताबें बच्चों आपको नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है, फिर भी अगर मोटा मोटा कहें तो सिविल के सिलेबस के लिए आपको मैक्सिमम प्री मेंस इंटरव्यू को मिला करके 50 किताबों के अंदर आपका 50 टेक्स्ट बुक में आपका काम चल जाए, क्योंकि सिलेबस ही इतना ज़्यादा है, 7-8 सब्जेक्ट हैं। अगर आप एक सब्जेक्ट के लिए 2 से 3 किताबें भी पढ़ते हैं तो 24-25 टेक्स्ट बुक तो यही हो जाते हैं। फिर मिसलेनियस में कुछ पढ़ना होता है, कभी कभी क्या होता है हिस्ट्री की 3 किताबें 4 किताबों से ज़्यादा पढ़नी होती हैं। तो इस तरह से मोटा मैक्सिमम मैंने बताया, वैसे तो 30-35 बुक्स पर्याप्त है। बट उसके साथ जब आपके साथ एक बेटर टीचर, जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैंने अभी तक सब्जेक्ट को मिलाकर मेरे पास 600-700 किताबें हैं जो मेरी अपनी लाइब्रेरी है, बिल्कुल बगल में है। मैं कैमरा नहीं घुमाऊंगा, सेटिंग गड़बड़ आ जाएगी, किसी दिन मैं वो लाइब्रेरी दिखा दूंगा आपको। तो वो किताबें प्लस मैंने केंद्रीय विद्यालय कैंट, केंद्रीय विद्यालय कोरबा, केंद्रीय विद्यालय गोलदम, मेरी वाइफ केवी में है, उनकी लाइब्रेरीज का उपयोग किया। और वहाँ से मेरा ये गुड लक है कि मेरी वाइफ केवी में है और इतनी बेहतर लाइब्रेरी है केंद्रीय विद्यालय में। मैं भारत सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ। केंद्रीय विद्यालय कोरबा की बात करूँगा अगर मैं, तो वहाँ पर मैंने जवाहरलाल नेहरू को रशियन राइटर से पढ़ा। एक समय पैक्ट था इंडियन और रशियन राइटर के बीच में, तो किताबें आदान प्रदान होती थी। तो मैंने जवाहरलाल नेहरू हो या भारत हो, मैंने या मार्क्स हो, रूसो हो, लेनिन हो, मैंने वहाँ पढ़ा। ये किताबें अवेलेबल ही नहीं मार्केट में जल्दी। तो वो लाइब्रेरी बहुत रिच थी। केंद्रीय विद्यालय कैंट में इतनी बेहतरीन लाइब्रेरी है, मैंने कम से कम 150-200 किताबें तो यहीं इशू कराई अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ साल पहले ही, या ग्वालदम में। तो वो हमारा ये गुड लक है कि वो लाइब्रेरीज मेरे पास उपलब्ध थी, मैंने उसका पूरा फ़ायदा उठाया, मैंने पढ़ा। ये किताबें फिर क्यों जरूरत है, मैंने 3000 किताबें करीब पढ़ी, ठीक। इनकी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि मेरा जो बचपन बीता मेरे गाँव में, जो मेरी पर्सनालिटी रही, उसमें बहुत सारी लैकेज या बहुत सारी लैक्स रही, कमियां रही। और उन कमियों को दूर करने के लिए मुझे लगा कि मुझे और अध्ययन की जरूरत है। बच्चों, मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, मैं अपना एग्जाम्पल, मैं झूठ नहीं बोलता, ना यूट्यूब में, ना मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ाने पे। मैं एक टीचर हूँ और मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं सच ही बोलता हूँ। 100 में से 99.9% बार मैं सच बोलता हूँ। तो सच ये है कि अगर आपकी पर्सनालिटी कमज़ोर है तो उसके लिए आपको अलग से पढ़ना हो, बट सब्जेक्ट की किताबें आपको 30 से 50 किताबों के बीच में आपका काम चल जाता है। मैगजीन्स हटा के, वो अलग है, न्यूज़पेपर हटा के, वो किसी ने उसमें न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को कैसे पढ़ें, उनमें कितनी मैगजीन पढ़ें, इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। अगर आपकी इच्छा होगी आप उसमें कमेंट करेंगे, यूट्यूब में कमेंट करके आप अपनी डिज़ायर ज़रूर बताएं। अगर आप डिज़ायर बताते तो मेरे लिए आसान होता है उस पर वीडियो बनाना, मैं आपकी डिमांड को समझ पाऊँ कि आपकी इच्छा क्या है, मुझसे क्या जानना चाहते हैं, ये जानना भी मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो उसके लिए मैंने जैसे अब मैंने क्या पढ़ा, मुझे पर्सनालिटी में बहुत सारी कमियां थी, तो मैंने विवेकानंद पढ़ा, तो विवेकानंद पे मैंने 10,000 पेज पढ़ा ले। फिर मैंने रूसो, लेनिन, हिटलर या बहुत सारे लोगों को पढ़ा, उनकी पर्सनालिटी से सीखा और अपनी पर्सनालिटी को इन्हेंस किया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे कारण है कि मैं महंगा इंस्टीट्यूट जा नहीं सकता था। जिस इंस्टीट्यूट में मैंने कानपुर में पढ़ा वो इतना, अब मैं क्या कहूँ, मैं बहुत संतुष्ट नहीं था उसमें, जो भी पढ़ाया गया वो बहुत गड़बड़ था, वो ठीक नहीं था। ही इज़ माई बेस्ट टीचर, मैं एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ही इज़ वेरी गुड पर्सन, बहुत अच्छे हैं वो और बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत मदद की, मेरी इकोनॉमिक बहुत मदद की। बट एज ए टीचर जो मुझे एज ए स्टूडेंट वो चाहिए था, जो सिविल के लिए जो रिक्वायरमेंट थी वो नहीं मिली मुझे। ये मेरा बैड लक था और मैंने पूरा भरोसा किया, गाँव से आया था, मुझे लगा कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं वही सही है, जो मैंने कल कहा था, लेकिन वो चीज़ें सही नहीं थी। तो इसलिए आपको अपनी पर्सनल सिविल के लिए आपको मैंने बता दिया कि 30 से 35 या मैक्सिमम 50 किताबों आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपकी पर्सनालिटी ब्यूरोक्रेसी जैसी लायक नहीं है
तो उस पर्सनालिटी को बढ़ाने के लिए आपको बहुत सारा अध्ययन करना होगा, जिससे आप एक ब्यूरोक्रेट बनने में आपकी हेल्प कर सकें। उसके लिए फिर बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है। इसका मतलब ये नहीं कि जब मैं सिविल की तैयारी कर रहा था तब मैंने 3000 किताबें पढ़ी, बिल्कुल नहीं। उस समय तक वो 50, 60, 70 और 50, 60 नॉवल किताबें, 100 किताबों से ज़्यादा मैं नहीं पढ़ा था। फिर जब मैं एज ए टीचिंग की फील्ड में आया कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है, मैं सबसे बेहतर कर सकता हूँ, तो उसके बाद मैंने फिर, या जब सिविल में हुआ कि मैं असफल हो गया, मुझे लगा मेरा नहीं होगा इंटरव्यू देने के बाद या बहुत उस सब चीज़ों के बाद, ताकि नहीं अब नहीं हो रहा है, कुछ कमियां मैं ठीक नहीं कर पा रहा, या मेरा बैड लक गुड लक जो भी आप कहें, तो मैंने फिर अध्ययन किया। हमने कहा, फिर मैंने उस जो दबाव को ख़त्म करने के लिए अध्ययन शुरू किया, और उसमें मेरी वाइफ ने हेल्प की, केंद्रीय विद्यालय ने हेल्प की मेरी बहुत। और उसके बाद फिर मैं उस सिस्टम से बाहर निकलने में, उस डिप्रेशन से बाहर निकलने में मैंने फिर अध्ययन को सबका सहारा लिया। उस समय जो अध्ययन किया वो मेरा रियल ज्ञान। क्यों? क्योंकि मुझे एग्ज़ाम देना नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था, वाइफ किताबें चुन के लाती थी 6-7, और मैं वीक के अंदर 500-500 पेज की 6-7 किताबें मैं एक दिन में निपटा देता था। मेरी स्पीड है 1 घंटे में 60 पेज पढ़ के समझ लेने की, ये मेरी स्पीड। तो आप समझिए, ये स्पीड भी लिटरेचर से आती है। तो बहुत सारी आपकी पर्सनालिटी, तो आपको बच्चों तय करना है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। यहाँ यूपीएससी में ब्यूरोक्रेट लिए जाते हैं, विद्यार्थी नहीं। तो आपको जस्ट लाइक ब्यूरोक्रेट बनने के लिए, आपकी पर्सनालिटी इन्हेंस करने के लिए बहुत सी किताबें आपको पढ़नी होंगी, लेकिन सिविल के लिए तो 30 से 50 किताबों के अंदर आपका काम चल जाता है। उम्मीद है बच्चों कि ये जो वीडियो आपको मैंने छोटा सा बनाया है, मैंने दिल से आपको बताने का प्रयास किया है कि किताबों को कितना पढ़ना चाहिए। अपना ही एग्जाम्पल इसलिए लिया है क्योंकि मुझे लगता है दूसरे का एग्जाम्पल कोट करना उसके साथ अन्याय होगा, तो मैंने अपनी ही बात बताई है। और सिविल की तैयारी के ना होने के बाद फिर मैंने जो अध्ययन किया वो क्यों किया वो भी मैंने आपको बताया। तो इसलिए आप देखेंगे कि मान लीजिए आपकी पर्सनैलिटी में कुछ लैक है, तो उस पर्सनैलिटी को इन्हेंस करने आपको पढ़ना ही होगा, अलग से एक्स्ट्रा रीडिंग के रूप में। और दूसरा, एक्स्ट्रा रीडिंग आपको मेंस लेखन में फ़ायदा देती है, एक्स्ट्रा रीडिंग आपको इंटरव्यू लेखन में फ़ायदा देती है। बट बचपन से हमें सिखाया जाता है, जब क्लास 1st 2nd में होते हैं, बच्चा कुछ न्यूज़पेपर पढ़ता है, कुछ और पढ़ना चाहता है, पापा मम्मी डांटते हैं, ये नहीं पढ़ो, अपना पढ़ो, ये बुक मत पढ़ो, अपनी पढ़ो। गलत है। हाई 1st 2nd 3rd 4th 5th में कितना पढ़ना होता है, 7th 8th में बच्चे को एक्स्ट्रा रीडिंग की आदत डाली ही होगी, जिससे कुछ चीज़ों को जान सके, जिससे वो चीज़ों को समझ सके। ये जो समझ है, यही समझ हमें दूसरों से अलग करती है, यही समझ तय कराती है कि हम ब्यूरोक्रेट बनेंगे या ब्यूरोक्रेट नहीं बनेंगे। तो ये बात जरूरी है। अगर आपके अंदर वो गुड लक है, आपने एक्स्ट्रा रीडिंग बचपन से की है, तो आपको न्यूनतम किताबें पढ़ के भी आप लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। और आपकी पर्सनालिटी में अगर लैकुना है, कुछ कमी है, तो आपको एक्स्ट्रा रीडिंग करनी ही होगी। क्योंकि अगर जो पर्सनालिटी मेरी उन किताबों के पढ़ने के बाद हुई, अगर वो पहले होती सिविल की तैयारी के पहले, तो शायद मैं IAS टॉपर होता, लेकिन वो बाद में, तो मैं लेट हो गया, बस और कोई बात नहीं है। क्योंकि वो पर्सनालिटी आज जो आपके सामने दिखाई दे रही है, ये 3000 किताबें पढ़ने के बाद है, वो चिंतन करने के बाद है। वो पर्सनालिटी जो मैं कर रहा था वो दूसरी थी, वो लैकुनास थे, बहुत सारी कमियां थी उस समय। तो वो मैं अपने अनुभव को, अपने मित्रों के अनुभव को, आसपास जो मेरे लोग हैं मेरे साथ जो पढ़ते, वो सिलेक्ट हुए, मैं नहीं हुआ, कुछ नंबरों से मैं रह गया, तो क्यों ऐसा हुआ, इसका अध्ययन करने के बाद मैंने आपको बताया है कि क्या चीज़ें हैं, क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं। उसमें जो आपकी कमियां हैं वो आप चिंतन से दूर कर सकते हैं, और दूसरों की पर्सनालिटीज़ को जान करके। तो कैसे जानेंगे? तो आपको बायोग्राफीज़, ऑटोबायोग्राफीज़ को पढ़ना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। और एक्स्ट्रा रीडिंग आपको मेंस में भी काम आती है, आपको इंटरव्यू में भी काम आती है। तो इस तरह से आपको काम आएगा। तो 2 डिवीज़न है, आपको सिविल के लिए जो कितनी किताबें पढ़नी है, और आपकी पर्सनालिटी के लिए कितनी किताबें पढ़नी है। पर्सनालिटी वाली आप तय करेंगे, सिविल के लिए बच्चों मैंने आपको बता दिया है। और जब आप दोनों को मिला देंगे, फिर वही बात, दैट्स द क्लैप, और आपका काम चल जाएगा। उम्मीद है कि शायद ये वीडियो आपको कोई हेल्प कर पाएगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्प कर पाएगा, तो मेरी जो आज सुबह से एक वीडियो बनाने में बहुत समय और बहुत मेहनत लगता है, जब आपको सब कुछ स्वयं करना होता है, तो मुझे उम्मीद है जो मैंने सुबह से आपके लिए मेहनत की है वो आपको मदद करेगी, और सिविल सर्विसेज में आपको आगे ले जाने में, आपके जीवन को सफल बनाने में शायद ये वीडियो आपकी मदद कर पाएगा। दोस्तों, आज वीडियो में यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो क्या हो, उसका टॉपिक क्या हो, मैं भी तय करता हूँ, क्योंकि एक टॉपिक अब करंट का बताने जा रहा हूँ। ये आप 2-3 वीडियो मैंने बना दिया। अब ऐसे मैंने ये सोचा है कि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो फिलिस्तीन और इजराइल रिलेशन और वार
उसको भी लेकर आएगा। उसकी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ थोड़ा इसका, क्योंकि वो बैकग्राउंड से लेकर के प्रेजेंट तक जोड़ना है, तो मैं उसको तैयार कर रहा हूँ जिससे आपको बेहतर मिले, जिससे आपको बेहतर समझ में। वीडियो तो सैकड़ों पड़े हुए लिस्ट में, एक खोलिए 100 निकलेंगे, बट उन सबका सार, उन सारी चीज़ों का ज्ञान जो मेरे पास ज्ञान, उन सबको मिला के एक सिंपल तरीके से उसका कैसे एक ब्यूरोक्रेसी के लिए वो अप्रोच के नज़रिए से, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच के नज़रिए। आप मेरा वीडियो क्यों देखें, तो एक से एक बेहतरीन वीडियो पढ़े जिसमें वो पिक्चराइजेशन के साथ बताते हैं, मैं तो केवल डिस्कस करता हूँ। तो उसमें क्या अंतर है, मैं सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के नज़रिए से बताऊंगा कि ऐसे ब्यूरोक्रेट आपको क्या सोचना है। बट उसके लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, लेक्चर तैयार होते ही फिर वो वीडियो आप तक आ जाएगा। देखते हैं वो वीडियो कब तक आपके लिए 1-2 दिन में तैयार होता है। अगर वो तैयार हो जाता है तो नेक्स्ट वीडियो वही आएगा, नहीं होता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, नीचे कमेंट जरूर करिए इस वीडियो में कि आपके रिक्वायरमेंट क्या। बिल्कुल आप संकोच मत करिए, जो मेरे विद्यार्थी थोड़ा डरते भी हैं मुझसे, तो बिल्कुल मत डरिए। मैं थोड़ा सा अनुशासन ज़्यादा रखता हूँ अपने बच्चों पर, जो इंस्टीट्यूट में पढ़ने आते हैं। मैं बहुत ज़्यादा अनुशासन रखता हूँ। मैं मानता हूँ वही गुरु शिष्य की पुरानी जो परंपरा है, मैं कोई मुझे फीस दे करके खरीद नहीं लेते हैं। मैं नाराज़ हो जाता हूँ इस बात पे कि आपने फीस दे दिया तो आप कुछ भी करेंगे, नहीं कर सकते। मेरे इंस्टीट्यूट में कोई जूता पहन के नहीं आता, कोरोना हो या ना हो, मैं अंदर ही वो मंदिर है, दैट्स माई इंस्टीट्यूट, दैट्स माई टेम्पल, मैं आने ही नहीं देता हूँ उसके अंदर। तो ये आप समझिए, वो मैं दूसरे नज़रिए से पढ़ाता हूँ, वो बिल्कुल अलग अप्रोच है। सिलेक्शन के लिए वैसी अप्रोच की जरूरत है, वही पागलपन की जरूरत है, केवल थोड़ा पढ़ लेने से सिलेक्शन नहीं आता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। आप लोग भी कमेंट करिए, बताइए कि टॉपिक क्या हो। टॉपिक जब आप अगर बताने लगेंगे तो मेरी हेल्प हो जाएगी टॉपिक को तय करने में कि आपकी क्या इच्छा है। तो मैं अपने विद्यार्थियों से जो ऑफलाइन पढ़ते हैं मैं उनसे भी कहूँगा, और जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, जो यूट्यूब से जुड़े लोग हैं, मैं उनसे भी कहूँगा आप प्लीज़ अपना रिक्वायरमेंट जरूर कमेंट में बताइए कि आपको क्या पढ़ना है। अगर मुझे लगेगा कि वो रिक्वायरमेंट बेहतर है तो मैं उस पर जरूर, क्योंकि वीडियो तो सीमित ही बनाए जा सकते हैं, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा या आगे पीछे बनाऊँगा। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आई होगी। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ बच्चों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।